फ्रेंड्स, मैं पवन कोहली और आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 से आगे क्वेश्चन। बिकॉज पिछले वीडियो लेक्चर में 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिराज किसे कहते हैं और मिराज बनता है कैसे। देखिए, मिराज आपका एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो डेजर्ट पे बनता है, जिससे कि आपको भ्रम होता है, ये लगता है कि डेजर्ट पे वाटर है। इसका रीजन मेनली ये होता है कि जो डेजर्ट होते हैं आपके हॉट डेज में, समर सेशन में, वहां की जो अर्थ का सरफेस होता है वो क्या होता है आपका बहुत ज्यादा वार्म होता है, और अर्थ से ऊपर की जो एयर होती है वो क्या होती है आपकी कूल होती है कंपेयर टू सरफेस। तो देखिए कैसे बनता है, देखते हैं। ये आपका सन है, और सन से जब लाइट आती है और इसी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, हिट करती है। ये ट्री है, ट्री इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, हिट कर रही है इस पॉइंट पे। जैसे ये लाइट इसको हिट करती है इस पॉइंट पे, तो ये कहाँ चले जाता है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस मीडियम पे जाता है। मतलब कि मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, और सरफेस के ऊपर मैंने क्या बना रखे, मीडियम्स बना रखे। मान लीजिए ये आपका डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। ये डेंसर, ये रेयर, ये डेंसर, ये रेयर, और ये डेंसर और ये रेयर, और ये डेंसर और ये रेयर है। देखिए, जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है, आपने रूल पढ़ा होगा, डेंसर से रेयर में जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी और ये नॉर्मल हो जाएगा। दोबारा फिर कहां जाइए, डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। ऐसे करते करते क्या करेगा, ये इंसिडेंट एंगल जो आ रहा है, इंसिडेंट एंगल को क्या कर देगा, हिट कर जाएगा। जहां पे क्रिटिकल एंगल छोटा हो जाएगा, मतलब इंसिडेंट एंगल क्या कर देगा, हिट कर जाएगा किसको, क्रिटिकल एंगल को। जहां पे क्रिटिकल एंगल छोटा हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा इंसिडेंट एंगल के सामने, और यहां पे क्या होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट्स पे। इस पॉइंट पे क्या होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान लीजिए जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस पॉइंट से जो लाइट जाएगी सीधे हमारे आंख पे जाएगी। हम मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पे हमारे आईज के अकॉर्डिंग ये जो लाइट है हमारे आईज पे आ रही है। अब ह्यूमन आई जो होती है एक टाइप का लेंस ही है, और ये परस्यू करती है लाइट को, कि जो लाइट हमारे आईज पे पड़े उसका रे ऑफ लाइट क्या हो, एकदम स्ट्रेट हो, मतलब सीधा हो। तो मान लीजिए अगर इस लाइट हमारे आईज पे पड़ती है, तो ये लाइट कहां को जाएगी, इस तरीके से सीधे स्ट्रेट यहां को जाएगी, जहां पे हमें इल्यूजन होता है कि वाटर है। ये इसकी साइडो बन रही है, जहां पे हमें क्या होगा, इल्यूजन होगा, ये क्या है, वाटर है। तो देखिए ये चीज मैंने लिख रखी है यहाँ पे, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ डेजर्ट्स ऑन हॉट समर डेज ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर द एयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बिकेम रेयर एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी डेंसर एज कंपेयर टू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जो मैंने आपको बताया वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको डी ब्रोगली की वेवलेंथ बतानी है। उसके लिए आपको क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला निकालना है। देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ ये है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली उन्होंने बताया था कि ओनली लाइट कांट से ड्यूअल नेचर, यानी कि लाइट ही केवल ऐसा नहीं है जो आपका ड्यूअल नेचर शो करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल भी क्या कर सकते हैं, आपके ड्यूअल नेचर शो कर सकते हैं। जब कोई स्मॉल चार्ज पार्टिकल क्या करता है, आपका मोशन करता है, जब कोई स्मॉल चार्ज पार्टिकल आपका मोशन करता है, तो उस टाइम पे मोशन करते करते वो क्या करेगा, अपना वेव नेचर शो करता है, अपना वेव नेचर शो करता है। जैसे ही वेव नेचर शो करता है, उसी वेव नेचर को उस कंडीशन पे डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, और यही आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है। इसके लिए आपको फॉर्मूला निकालना है। देखिए, ओनली लाइट कांट शो ड्यूअल नेचर while small particle like charge particle electron etc also show dual nature. When a small particle make motion, that time they show wave nature of this condition of particle is called de Broglie wavelength. अब देखिए, जो एनर्जी पार्टिकल इन मोशन स्टेट, जो पार्टिकल की एनर्जी होगी उस मोशन स्टेट में, वो होती है E बराबर hc अपॉन लैम्डा होती है। आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। उसके बाद आइंस्टीन की मास रिलेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग E बराबर आपका होता है mc स्क्वायर, E इक्वल होता है आपका mc स्क्वायर। अब देखिए, E से आपका E कैंसिल आउट होता है अगर आप कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, तो देखिए आपको मिल जाएगा hc लैम्डा अपॉन mc स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे आप, hc लैम्डा अपॉन mc स्क्वायर, इस तरीके से। देखिए, इस c से आपका c कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा h लैम्डा इक्वल टू mc। अब mc इसके अपॉन में आ जाएगा कि आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा h अपॉन mc। अब देखिए, c को यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे किसके, v के, तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, और m इंटू v आपका होता है मोमेंटम p, तो आपका बन जाएगा लैम्डा अपॉन p, लैम्डा बराबर h अपॉन p, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो यही डी ब्रोगली का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18,
If 2 alpha particle and 3 beta particle emit in series decay of radioactive nucleus 88 radon 228 and nucleus Y is obtained at last, then the find atomic number and mass number of Y। देखिए आपको एक न्यूक्लियस है रेडियोएक्टिव जिसमें 2 अल्फा और 3 बीटा पार्टिकल का रेडियोएक्टिव डिके होता है। आपको निकालना है जो आपको लास्ट में एक एटम मिलेगा Y, उसका एटॉमिक नंबर निकालना है और एटॉमिक मास नंबर निकालना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। देखिए 88 रेडॉन 28 आपको दिया हुआ है। अब रेडियोएक्टिव डिके जब होगा इसका, तो देखिए यहाँ पे आपको 2 अल्फा 3 बीटा पार्टिकल निकलते हैं बता दिए गए। जब 2 अल्फा निकलेगा, देखो आपको पता होना चाहिए 2 अल्फा से पहले अल्फा का पता होना चाहिए। हमें पता कि एक अल्फा पर हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक वेट 4 के बराबर एनर्जी निकलती है, मतलब कि 12 अल्फा डिके जब होता है। तो जब हम इसको इसमें सॉल्व करेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा आपका कि इसमें से ये 88 से 2 क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा यहाँ, और एटॉमिक वेट पे 4 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे 2 अल्फा पार्टिकल है, यानी कि यहाँ भी इंटू 2 करेंगे, यहाँ भी इंटू 2 करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 आपको आ जाएगा यहाँ पे 4, और ये जगह 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर जो है 4 माइनस होगा, और ये यहाँ पर एटॉमिक वेट कितना माइनस होगा 8 माइनस होगा। तो आपको मिल जाएगा, देखिए ये मिलेगा रिलेशन 88 रेडॉन 228, जब ये 2 अल्फा डिके होगा इस पे, तो 88 से आप 4 माइनस करेंगे क्योंकि 2He 4 के बराबर होता है, तो 2 2 जा 4 जगह 4 माइनस करेंगे 84 बन जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका, इसका नाम रख लेते हैं हम जेड। उसके बाद रेडॉन का यहाँ से 8 माइनस होगा तो आपको जगह 220 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए 2 अल्फा तो हो गया, अब बीटा की बारी है। अब इस पे आप क्या करेंगे, बीटा के लिए करेंगे 84 और जेड 220। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे 3 बीटा का कर रहे हैं, 3 बीटा डिके कर रहे हैं। तो देखिए इसमें बीटा में होता है कि ये क्या करता है आपका, जब 3 बीटा डिके जब होता है आपका रेडियो एक्टिविटी में, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सिर्फ एक एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता है। मतलब कि 84 है तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसमें 85 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 बीटा है, 3 बीटा तो कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और एटॉमिक वेट जो होता है ऊपर का आपका ये क्या रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ मान लीजिए आप y मान लीजिए आपको निकालना है, तो 84 में आप 3 बीटा ऐड करेंगे तो 87 हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 220 इस तरीके से। तो आपको मिल गया है कि 2 अल्फा डिके में कितना होता है और 3 बीटा डिके में कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर y के लिए निकालते हैं आप z बराबर, तो आपको मिल गया 84 87, और a निकालेंगे तो आपको मिल गया 220 मिल गया इस तरीके से। आपका क्वेश्चन नंबर 19, आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है। देखिए आपके पास दो प्लेट्स हैं किसी कैपेसिटर की, जिनके बीच की डिस्टेंस d है और दोनों के बीच का एरिया क्या है इक्वल है, और इनके बीच में आपने क्या डाल रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रखा है। अब इस पे प्लस चार्ज है जिसकी वजह से इस पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन बोथ प्लेट्स E बराबर फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट, ये आगे पीछे लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा जब चार्ज इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन ए होता है। अब सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए आप इसमें रख देंगे, तो E बराबर आपको हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन ए, यानी कि ये बन गया आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, इसको आगे लिख देते हैं कि इस तरीके से। अब देखिए दो प्लेट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में आपको जो पोटेंशियल लगेगा उसके लिए फॉर्मूला होता है V बराबर होता है आपका E इंटू डी होता है फॉर्मूला इसका, V बराबर E इंटू डी होता है। अब E की वैल्यू आपके पास है ये, अब इस E की वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं, तो E की वैल्यू रखेंगे तो आपको हो जाएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे इंटू डी है तो आपको डी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए आपका फॉर्मूला आ गया है यहाँ तक। अब देखिए कैपेसिटेंस निकालना, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर आपका, C होता है Q अपॉन V होता है, C बराबर होता है आपका Q अपॉन V। तो अब यहाँ पे देखिए Q तो आपका ऊपर रहेगा और V की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे, V बराबर आपका था E इंटू डी, और इसकी पूरी वैल्यू आ गई है आपकी इतनी Q इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ पे V की जगह हम रख देंगे सीधे Q इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए रख देंगे इस तरीके से। देखिए आपका D से D कैंसिल आउट हो गया इस तरीके से, और ये चल जाएगा आपका ऊपर, तो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन आपका यहाँ पे हो जाएगा D, क्योंकि Q से आपका Q कैंसिल होता है D रह जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन
डी हो जाएगा यहाँ पे सी की वैल्यू। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। A current of 0.3 amperes flowing by the connecting a 60 ohm resistance with the terminal of a battery. When resistance decreased to 30 ohm, the current becomes 0.5 ampere. Calculate electromotive force in internal resistance of the battery. आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं 2 और 2 I1 I2 करंट्स दे रखे हैं, आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E और इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए E बराबर होता है आपका V प्लस आई आर होता है, E बराबर V प्लस आई आर होता है। अब देखिए E हमने इसे रखा, V की जगह आपको हो जाएगा आई आर क्योंकि ओम के लॉ के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे आप इसको लेना I1 R1 कैपिटल R1, मैंने R1 लिया हुआ है तो हम इसे कैपिटल R1 ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा I1 R1 प्लस ये भी आपका I1 हो जाएगा और R हो जाएगा। अब E की वैल्यू तो पता नहीं है आपको, यहाँ पे इसको E ऐसे रख दीजिए। अब I1 की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 0.3 और R1 की वैल्यू है 60 प्लस I1 इंटू R। देखिए I1 आपका 0.3 हो गया और ये R हो गया। अब 60 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 18, 6 3 जा 18 होता है आपका, क्योंकि देखिए 0.3 है, अगर 60 को 10 से 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10 यानी कि 6 आता है, तो इसका 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। उसके बाद प्लस आपका 0.3 R, ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम। देखिए सेकंड वाले में क्या करेंगे, इसमें E बराबर इसको भी लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा I1 की जगह I2 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। तो I2 आपके पास है 0.5 और यहाँ पे R2 है आपका 30 प्लस यहाँ पे 0.5 इंटू R हो जाएगा। अब इससे आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये भी वही कंडीशन है, 5 3 15, तो E बराबर आपको मिल जाएगा सीधे 15 और प्लस 0.5 R मिल जाएगा। इक्वेशन 2 हो गई आपकी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे आप किसी भी मेथड से। देखिए E बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम 18 प्लस 0.3 R और यहाँ पे E कोस्ट ऑफ को हो जाएगा 15 प्लस 0.5 R। ये सॉल्व करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। 18 में 15 माइनस करोगे तो 3 मिल जाएगा आपको और यहाँ पे हो जाएगा आपका इस तरीके से 0.3 से 0.5 तो माइनस 0.2 R। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस 0.2 R इक्वल टू आपका हो जाएगा -3, तो 0.2 R बराबर आपका हो जाएगा 3 और R बराबर से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 3/0.2। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 30 और हो जाएगा 2। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आ गया 15 ओम। इस तरीके से R आपका निकल गया यहाँ पे 15। अब इसी R को आप रख दो, इस पे रख दो या इस पे रख दो, इससे निकल जाएगा डायरेक्ट हमारा। इस पे रख देते हैं I1 R1 में, तो देखिए E इक्वल टू आपका हो जाएगा V की जगह आपका I1 R1 लिख लेते हैं हम। I1 कितना था हमारे पास यहाँ पे 0.3 यानी कि 18 आ गया था, 18 प्लस 0.3 और R की जगह कितना आ गया 15। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 15 इंटू 3 यानी कि आपका हो जाएगा 45 4.5 इन प्लस 18। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। आपको एक स्विच दिया गया है और स्विच में देखिए ये एसी सर्किट से जुड़ा हुआ है, एसी सोर्स से, और यहाँ पे एक प्योर इंडक्टर दिया हुआ है, ओपन इंडक्टर है जो, और उससे एक बल्ब जोड़ा गया है और आपको बोला गया कि इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं और कुछ टाइम बाद बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद क्या करते हैं, इस इंडक्टर पे आप एक आयरन रॉड क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो उसके बाद इस बल्ब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जलेगा या नहीं जलेगा, कितना जलेगा, उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे इसको। तो देखिए ऐसा होता है कि जो प्योर इंडक्टर है इस सर्किट पे लगा हुआ है, ये क्या होता है आपका कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि इसका कैपेसिटेंस इसके प्रोपोर्शनल होगा L के। तो जब इस पे आयरन रॉड इंसर्ट की जाती है इसके अंदर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो इसका वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए जैसे इसके अंदर आपने आयरन रॉड इंसर्ट करी इस इंडक्टर के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाता है सर्किट का, ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या होता है वोल्टेज V बराबर करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप होगा। और वोल्टेज ड्रॉप होने से ये क्या होगा, इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, लेसर हो जाएगी, मतलब कि कम हो जाएगी।
देखिए ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, when a iron rod inserted in the inside the inductor which is connected to the light bulb, then the magnetic field increase inside the inductor, therefore inductance increases, इसका inductance भी increase होगा। we know that जो inductive reactance होता है directly proportional होगा आपका inductance के, so it increase reactance, so the voltage drop increase across the inductor as V equals to current into inductive रिएक्टेंस, यानी कि V किसके होगा, करंट इंडक्टिव रिएक्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। और उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब डिक्रीज, अब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा, एंड इट विल हैव लेजर ब्राइटनेस होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 का सेकंड पार्ट, आपको बताना है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसे कहते हैं और इनका काम क्या होता है। देखिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है इनका काम एक ही होता है, ये क्या करते हैं किसी भी सर्किट में जो इसी सर्किट हो उसमें करंट को फ्लो होने से अपोज करना, मतलब फ्लो होने को रोकना करंट को। अभी ऐसा इसलिए करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है इस तरीके का, तो इसमें अगर मान लीजिए हम करंट क्या करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो अब जैसे करंट फ्लो करवाएंगे तो इसमें करंट का अमाउंट आप बढ़ाएंगे कुछ टाइम बाद, मान लीजिए अभी 2 एम्पियर है, कुछ टाइम आपका 4 एम्पियर हो गया या 6 एम्पियर। अब जैसे इसका करंट आप इंक्रीज करते जाते हो इसमें क्या आता है, फ्लक्स में चेंज आता है। अब जैसे ही करंट इंक्रीज करा तो फ्लक्स चेंज आया इस सर्किट के, और फ्लक्स में चेंज आने से इसमें एक इंड्यूस्ड करंट और क्रिएट हो जाती है। अब वो इंड्यूस्ड करंट इस करंट के, मान लीजिए करंट यहां से फ्लो हो रही है तो कहां से स्टार्ट हो जाती है, इस यहां से स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है, वो समझ नहीं पाता कौन सी करंट को फ्लो होने दे यहां से, तो क्या करता है करंट को फ्लो होने से रोकता है इस तरीके से। देखिए if any circuit containing only pure inductor then inductor oppose the flow of current, this is called inductive reactance, जिसे आप XL और ओमेगा एल लिखते हैं, XL बराबर ओमेगा एल लिखते हैं, इसे डिनोट करते हैं। इसके लिए I का फॉर्मूला I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और वोल्टेज होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए आता है, इफ एनी सर्किट कंटेनिंग ओनली प्योर कैपेसिटर देन कैपेसिटर अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और इसे ओमेगा सी से एक्सी से डिनोट करते हैं, और 1/ओमेगा सी से भी इक्वल होता है, इसके एक्सी 1/ओमेगा सी के इक्वल होता है। अब देखिए इसके लिए वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन करंट यहाँ पे आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी होता है।